हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम अपने न्यू टॉपिक यानी एनक्लेक्स के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट असेसमेंट ऑफ द पल्स शुड द नर्स आइडेंटिफाई when a client's on demand pacemaker is functioning effectively? First option है regular rhythm, second palpable at all pulse sites, third at least at the demand rate, fourth equal to the pacemaker setting. क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट्स के अंदर क्या इंसर्ट किया है, ऑन डिमांड पेसमेकर है क्लाइंट्स के अंदर। तो और वो जो ऑन डिमांड पेसमेकर है वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर रहा है, मीन्स अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो जब नर्स है पल्स का असेसमेंट करेगी तो उस टाइम उसको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेसमेकर वो क्या है, इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है। तो फाइंडिंग क्या मिलेगी पल्स असेसमेंट के बाद, रेगुलर रिदम मिलेगी उसको, या फिर जितने भी पल्स साइड्स है वहाँ पे जो पैल्पेट करेगी पल्स को तो पैल्पेबल होगी, इजीली जो है पल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं हम। थर्ड में क्या है कि जब हम पल्स असेसमेंट करें एटलीस्ट जो डिमांड रेट है बॉडी की वो पूरी होती हो। और फोर्थ में है कि इक्वल टू द पेसमेकर सेटिंग, जो पेसमेकर में जो सेटिंग है उसके इक्वल जो पल्स है वो नर्स को आइडेंटिफाई करने में मिले। तो आपको इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जिन्होंने थर्ड ऑप्शन बताया है एटलीस्ट एट द डिमांड रेट, वो आपका करेक्ट आंसर है। तो मीन्स ऑन डिमांड पेसमेकर में क्या होता है, हम प्री सेट जो है हार्ट रेट वो प्री सेट कर देते हैं, पहले से सेट कर देते हैं। अगर बॉडी उस हार्ट रेट को रिदम को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं होती तो क्या है, जो ऑन डिमांड जो पेसमेकर है वो काम करने लग जाता है। तो प्री सेट जो है हार्ट में रेट हम सेट कर देते हैं। क्या है, ऑन डिमांड पेसमेकर इनिशिएट्स इम्पल्सेस व्हेन द क्लाइंट पल्स रेट बिगिंस टू फॉल बिलो द प्री सेट रेट। मीन्स जो प्रीसेट रेट है जितना हमें सेट किया है उससे अगर बिलो क्लाइंट पल्स रेट को बिगिन करता है, मीन्स उससे कम जो पल्स रेट देखने को मिलती है क्लाइंट के अंदर, तो क्या करता है जो ऑन डिमांड पेसमेकर है वो इम्पल्स इनिशिएट करना स्टार्ट कर देता है, वहीं पे अपना फंक्शन उसका काम करना स्टार्ट कर देता है। ए रेट बिलो दिस इंडिकेट अ माल फंक्शन ऑफ दिस पेसमेकर, और इस रेट से नीचे अगर काम करेगा पेसमेकर तो क्या है, वो माल फंक्शनिंग को डिनोट करता है। तो थर्ड ऑप्शन इसलिए करेक्ट है कि एटलीस्ट जब हम पल्स को असेसमेंट करें पल्स का तो उस टाइम जो डिमांड रेट है उतनी मेट होती हो। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट में को एलिमिनेट हमने किस लिए किया था कि रेगुलर रिदम अगर हमें मिलती है पल्स असेसमेंट में, तो रेगुलर असेसमेंट्स पल्स रेगुलर रिदम से ये कहना मुश्किल है कि जो क्लाइंट के जो हार्ट रेट है वो रेगुलर है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जो पेसमेकर है वो काम कर रहा हो, तो क्लाइंट हार्ट रेट में स्टिल बी इरेगुलर। सेकेंड, पैल्पेबल एट ऑल पल्स साइट। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि जो क्लाइंट की जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर रिदम रहे, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और सेकेंड में पैल्पेट एट ऑल पल्स साइड्स, तो पैल्पेशन का हमें कि हर साइड से हमें पैल्पेबल हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है पेसमेकर का। इट अफेक्ट्स द रेट, ये सिर्फ रेट को अफेक्ट करता है पेसमेकर, नॉट द वॉल्यूम ऑफ द पल्स। और फोर्थ में है इक्वल टू द पेसमेकर सेटिंग, द क्लाइंट हार्ट रेट में एक्सीड द पेसमेकर, जो क्लाइंट की जो हार्ट रेट है जो पेसमेकर में हमने सेट की है उससे एक्सीड कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्लाइंट की जो पल्स रेट है वो इक्वल हो पेसमेकर सेटिंग के, तो क्लाइंट की जो हार्ट रेट है वो पेसमेकर सेटिंग से ज़्यादा भी हो सकती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि एटलीस्ट जो डिमांड रेट है वो मेट करते हुए इतनी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है आफ्टर द ऑन डिमांड पेसमेकर इंसर्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। Question number second, which signs cause the nurse to suspect cardiac tamponade after a client has cardiac surgery? Select all that apply. एक क्लाइंट है जिसकी क्या हुई है, कार्डियक सर्जरी हुई है, तो इस आपको बताना है कि कौन सा ऐसा साइन है जिसे नर्स को लगे कि कार्डियक टेम्पोनेंट को सस्पेक्ट करने हो।
तो कार्डियक टेम्पोनेंट की कंडीशन को आपको बताना है कि उस कार्डियक टेम्पोनेंट में कौन से साइंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टेकिकार्डिया, सेकंड हाइपरटेंशन, थर्ड इंक्रीज्ड सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर, फोर्थ इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट और फिफ्थ आपका जुगुलर वेन डिस्टेंशन। कार्डियक सर्जरी हुई है क्लाइंट की और कार्डियक टेम्पोनेंट के जो साइंस हैं वो आपको बताने हैं कि कौन से हो सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है। इसमें कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या हो सकता है, टेकिकार्डिया भी होगा आपका, इसके बाद इंक्रीज्ड सीवीपी देखने को मिलेगा और फिफ्थ में जुगुलर वेन डिस्टेंशन। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इसमें करेक्ट है। आपको सभी जो करेक्ट है उनको सभी को सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इसमें करेक्ट है। टेकिकार्डिया होगी टेकिकार्डिया और थ्रेडी पल्स किसको डिनोट करेगा, हाइपोटेंशन, ना कि हाइपरटेंशन। तो सेकंड जो ऑप्शन है हमारा इसलिए रॉन्ग होता है। टेम्पोनेंट के कंडीशन में क्या होता है कि हाइपोटेंशन देखने को मिलता है और जो पल्स प्रेशर है वो भी नैरो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इंक्रीज्ड जो सीवीपी है सेंट्रल वेनस प्रेशर वो भी देखने को मिलती है। क्यों कि जैसे जैसे जो टेम्पोनेंट है वो इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो प्रेशर ऑन हार्ट इंटरफेयर विद द इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हार्ट के ऊपर प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को इजेक्ट होने में दिक्कत होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है लेफ्ट वेंट्रिकल को से ब्लड को इजेक्ट होने में, जिसकी वजह से जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है और साथ ही साथ सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेंट्रल वेनस जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, टेम्पोनेंट के इंक्रीज होने से। उसी की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को इजेक्ट होने में, बाहर निकलने में प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से राइट साइड भी, हार्ट के राइट साइड भी प्रेशर इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये हमारा इसलिए इंक्रीज्ड सीवीपी ये यहाँ पे करेक्ट जो है ऑप्शन हम मान सकते हैं। साथ ही इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट ये हमारा रॉन्ग है। यूरिन आउटपुट क्या है, डिक्रीज्ड होता है, क्योंकि जो हार्ट की क्या है बिकम मोर इनएफिशिएंट, हार्ट की एफिशिएंसी है जो वो डिक्रीज़ हो जाती है, आउटपुट है वो भी डिक्रीज़ है, जिसकी वजह से किडनी परफ्यूज़न भी डिक्रीज़ देखने को मिलता है। किडनी परफ्यूज़न जो डिक्रीज़ होगा तो यूरिन आउटपुट भी क्या है, डिक्रीज़ होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसलिए रॉन्ग है, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट होता है। और सीवीपी इंक्रीज है तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। द इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर एसोसिएटेड विद कार्डियक टेम्पोनेंट कॉजेज द जुगुलर वेन डिस्टेंशन। आपको पहले से पता है कि अगर सीवीपी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन का जुगुलर वेन डिस्टेंशन आपको देखने को मिलती है। इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है ऑप्शन करेक्ट है। जो आपको याद हो गया होगा कार्डियक टेम्पोनेंट की कंडीशन है तो उसमें क्या है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड सीवीपी होता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है और डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट की कंडीशन होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट क्राइटेरिया शुड द नर्स यूज टू डिटरमाइन नॉर्मल साइनस रिदम फॉर ए क्लाइंट ऑन अ कार्डियक मॉनिटर, सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई। आपको बताना है कि नॉर्मल साइनस रिदम को डिनोट करने वाले कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। एक क्लाइंट है जिसके जो रिदम है उसको मॉनिटर कर रही है वो कार्डियक मॉनिटर के ऊपर, तो इनमें से कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसको देख के लग सकता है कि नॉर्मल साइनस रिदम प्रेजेंट है। तो आपको इसमें से वो सभी सेलेक्ट करने हैं जो अप्लाई होते हैं, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, द आर इंटरवल आर रिलेटिवली कंसिस्टेंट, मीन्स जो आर इंटरवल होता है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, मीन्स इक्वल इंटरवल्स पे वो आ रहा है, मिल रहा है हमें। 1 पी वेव प्रिसीड ईच क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एक पी वेव के बाद क्या आता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। थर्ड में एस टी सेगमेंट इज़ हायर देन पी आर इंटरवल, जो एस टी सेगमेंट है वो पी आर इंटरवल से ज़्यादा है। फोर्थ ऑप्शन में 4 to 8 कॉम्प्लेक्सेस अकर इन 6 सेकेंड स्ट्रिप, अगर हम 6 सेकेंड की स्ट्रिप लें तो उसमें 4 से 8 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं।
QRS कॉम्प्लेक्स रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.2 सेकेंड। जो QRS कॉम्प्लेक्स का जो टाइम दिया है, कितना रेंज कितनी बताई है, 0.12 से 0.2 सेकेंड। तो इसमें से आपको कौन से पॉइंट जो करेक्ट हैं वो आपको बताने हैं। नॉर्मल साइनस रिदम को कौन से डिनोट कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। फर्स्ट में क्या है कि RR इंटरवल कॉन्सिस्टेंट है, ये भी करेक्ट है। अगर जो पेशेंट के ECG अगर हम स्टडी करें तो RR इंटरवल हमें कॉन्सिस्टेंट मिले, एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें RR इंटरवल मिलता है, ठीक है। R से लेके R के बीच का PQRS ऐसे होता है। तो R से लेके नेक्स्ट जो R बन रहा है उसके बीच का जो ये इंटरवल है वो कंसिस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, RR इंटरवल। तो ये भी करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे 1 P वेव प्रोसीड विद QRS कॉम्प्लेक्स, एक P वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आता है, ये भी सही बात है। P के बाद क्या आता है, QRS कॉम्प्लेक्स। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड में क्या, ST सेगमेंट इज हायर देन द PR इंटरवल। जो ST सेगमेंट है, QRST सेगमेंट, वो PR इंटरवल से ज़्यादा है, ये हमारा रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। फोर्थ में क्या है, 4 to 8 कॉम्प्लेक्स अकर इन 6 सेकेंड स्ट्रोक। फर्स्ट हमारा करेक्ट है, इंडिकेट्स अ रेगुलर रिदम। सेकेंड में P वेव बिफोर ईच कॉम्प्लेक्स इंडिकेट द इम्पल्स ओरिजिनेटेड इन SA नोड। जब P वेव्स जब हमारी बनती है तो किसको डिनोट करता है कि SA नोड से इम्पल्स ओरिजिनेट हो चुकी है, और उसके बाद हमारा QRS कॉम्प्लेक्स आता है। थर्ड, एलिवेशन ऑफ ST सेगमेंट इज अ साइन ऑफ कार्डियक इस्चीमिया एंड इज अनरिलेटेड टू द रिदम। अगर ST सेगमेंट हमें हायर दिखता है तो किसको डिनोट करेगा, वो कार्डियक इस्चीमा को डिनोट करता है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग था। 4 to 6 कॉम्प्लेक्सेस अकर इन 6 सेकेंड स्ट्रिप। जैसे हमने हार्ट रेट अगर किसी पेशेंट को निकालनी है, उसके लिए हम ECG की जो स्ट्रिप है वो स्टडी करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 6 सेकेंड स्ट्रिप जो मेथड होता है हार्ट रेट को निकालने के लिए, उसके अंदर हम जो है आर जितने भी हमारे फॉर्म होते हैं, R वेव जो बनती है उसको हम काउंट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स की बात की है, तो इसने बोला 4 से 8 कॉम्प्लेक्स बनते हैं 6 सेकेंड की स्ट्रिप में। तो 6 सेकेंड की जो स्ट्रिप है, जो मेथड होता है हार्ट रेट को काउंट करने में, उसमें हम क्या करते हैं कि जितना हमें R वेव मिलता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी हार्ट रेट आ जाती है। अगर यहाँ पे हमारी 4 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं 6 सेकेंड की स्ट्रिप में, तो 4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 40 बीट्स पर मिनट। 40 बीट्स पर मिनट आए तो वो हमारी क्या है, एबनॉर्मल हार्ट रेट है। तो हमारी क्या हुई, एबनॉर्मल हार्ट रेट मीन्स ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। मिनिमम 6 जो कॉम्प्लेक्स हैं, 6 जो R वेव हैं वो बननी चाहिए, क्योंकि 6 को अगर हम 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 10 जो 60। तो 60 हमारी रेंज कितनी होती है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट के बीच में हमारी हार्ट रेट होनी चाहिए। तो एटलीस्ट जो 6 कॉम्प्लेक्स हैं 6 सेकेंड स्ट्रिप के अंदर वो बनने चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन अ 6 सेकेंड स्ट्रिप इज मल्टीप्लाइड बाय 10 to approximate the heart rate. Normal sinus rhythm is 60 to 100 beats per minute. अगर 6 कॉम्प्लेक्स से लेस होंगे, फ्यूवर देन द 6 कॉम्प्लेक्स पर 6 सेकेंड इक्वल्स अ हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि एटलीस्ट जो 6 कॉम्प्लेक्स हैं 6 सेकेंड के स्ट्रिप के अंदर होने चाहिए। अगर उससे कम हुए तो क्या हुआ, हार्ट रेट किससे कम है, 60 बीट्स पर मिनट से कम है। और फिफ्थ जो ऑप्शन है वो किस लिए गलत है, QRS कॉम्प्लेक्स 0.12 से 0.2 सेकेंड के बीच में होता है, ऐसा नहीं होता। QRS कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो क्या होता है, PR इंटरवल होता है। PR इंटरवल हमारा 0.12 से 0.2 सेकेंड के बीच में होता है, और जो QRS का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, 0.12 से लेस होता है, ना कि उससे ज़्यादा होता है। इसलिए आपके जो फर्स्ट और सेकेंड जो ऑप्शन थे वो करेक्ट हैं, बाकी सभी रॉन्ग हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 hours after a subtotal gastrectomy, the nurse identifies that the drainage from client nasogastric tube is a bright red. What should the nurse do first? एक क्लाइंट की क्या की गई है, सब टोटल गैस्ट्रोटेक्टमी की गई है, 2 घंटे हो चुके हैं किए को। अब नर्स क्या आइडेंटिफाई करती है कि ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इज ब्राइट रेड, मीन्स ब्राइट रेड का जो ड्रेनेज है वो क्लाइंट की नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से उसको दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई करती है।
व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो वो आइडेंटिफाई करके क्या उसको फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी जो नर्सिंग इंटरवेंशन वो क्या होगी वो आपको बताना है। फर्स्ट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेगी। सेकेंड, क्लैम्प द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक उसको ट्यूब को क्लैम्प कर देगी। थर्ड, डिटरमाइन दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, वो देखेगी कि ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, मीन्स नॉर्मल फाइंडिंग है। फोर्थ, इरिगेट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब विद आइस सलाइन, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेशन करेगी, उसका इरिगेशन किससे, आइस सलाइन मीन्स जो कूल जो सलाइन है उससे इरिगेट करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है इसमें, थर्ड ऑप्शन, डिटरमाइन दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, कि आफ्टर जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं उसके बाद ब्राइट रेड का अगर हमें ड्रेनेज मिलता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। इज नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्राइट रेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर्स आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 12 घंटे तक अगर हमें इस तरह का जो ड्रेनेज देखने को मिलता है ब्राइट रेड का तो क्या है, नॉर्मल होता है। उसके बाद 12 आवर्स आफ्टर सर्जरी इन रिस्पॉन्स टू हीमोस्टेसिस इन द सर्जिकल एरिया, उसके बाद क्या है कि जो ब्लीडिंग कम होने लग जाती है 12 आवर्स के बाद, ब्लीडिंग लेसन्स ग्रेजुअली ड्यूरिंग द 12 आवर्स आफ्टर द सर्जरी, क्यों, हीमोस्टेसिस वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो 12 आवर्स तक अगर इस तरह की फाइंडिंग मिलती है तो वो क्या है, नॉर्मल होता है आफ्टर दी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When an intestinal obstruction is suspected, a client has a nasogastric tube inserted and attached to suction. For what response should the nurse critically assess the client? First, edema. Second, belching. Third, fluid deficient. Fourth, excessive salivation. आप जल्दी से बताइए। फिफ्थ ऑप्शन में क्वेश्चन क्या है आपका कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, तो क्लाइंट के अंदर क्या है, नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है इंसर्ट की गई है और उसको सक्शन से अटैच कर दिया है। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करके सक्शन से अटैच किया है। व्हाट रिस्पॉन्स टू द नर्स क्रिटिकली असेस द क्लाइंट, तो उसके बाद उसको कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है उसको क्रिटिकली असेस करना है, ध्यान से मॉनिटर करना है जो क्लाइंट के अंदर उसको दिख सकता है। एडिमा प्रेजेंट हो सकता है क्लाइंट के अंदर, बेल्चिंग प्रेजेंट हो सकती है, फ्लूइड डेफिशिएंट देखने को मिलेगा और एक्सेसिव सेलिवेशन देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि सक्शन अटैच किया है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ, सक्शन अटैच होते ही क्या होगा, फ्लूइड डेफिशिएंट की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, फ्लूइड डेफिशिएंट। डिहाइड्रेशन इज अ डेंजर बिकॉज ऑफ फ्लूइड लॉस विद जीआई सक्शन, जीआई सक्शन हम करते हैं तो फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलती है क्लाइंट के अंदर। तो फर्स्ट हमारा फ्लूइड डेफिशिएंट हमारा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद डिमेंशिया, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर एक्सपेक्टेड, सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई। क्लाइंट है डिमेंशिया का, उसमें कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे, आपको जो सही है वो सभी सेलेक्ट करने हैं। एजिटेशन, सेकंड पेसिमिज्म, थर्ड शॉर्ट अटेंशन स्पैन, फोर्थ डिसऑर्डर्ड रीजनिंग, फिफ्थ इम्पेयर्ड मोटर एक्टिविटीज़। एजिटेशन मिलेगी मीन्स पूरा वो एजिटेट हो गया होगा। सेकंड पेसिमिज्म, उसमें नेगेटिविटी प्रेजेंट होगी। थर्ड शॉर्ट अटेंशन स्पैन, एक टाइम पे वो क्या अटेंशन उसका शॉर्ट हो जाता है, ध्यान नहीं दे, जो ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाता है। फोर्थ डिसऑर्डर्ड रीजनिंग, जो रीजनिंग की जो उसकी कैपेसिटी है वो पूरी डिसऑर्डर्ड हो चुकी है, अच्छे से रीजनिंग नहीं कर पाता है। फिफ्थ जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इम्पेयर्ड हुई हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। तो डिमेंशिया में क्या होता है, ये सभी कंडीशन प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट पेसिमिज्म। पेसिमिज्म है वो डिमेंशिया में नहीं होता, बाकी एजिटेशन भी होता है क्योंकि वो क्या चीज़ों को बार बार भूलता है, डिमेंशिया में क्या बार बार भूलता है, तो एजिटेशन भी होता है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, किसी एक चीज़ पर अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता। रीजनिंग भी उसकी डिसऑर्डर्ड हो जाती है, वो किसकी वजह से होगी, डिमेंशिया की वजह से। मोटर एक्टिविटीज़ भी इसलिए इम्पेयर्ड होगी। तो 1, 3, 4, 5 सभी करेक्ट हैं। पेसिमिज्म किसका करेक्टरिस्टिक है, मेनली डिप्रेशन का, डिमेंशिया का नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट रेस्टिंग पोजीशन शुड अ नर्स encourage for a client with pelvic
इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में कौन सी रेस्टिंग पोजीशन क्लाइंट को दी जानी चाहिए? सिम्स, सेकंड फाउलर, थर्ड सुपाइन विद नीज फ्लेक्स्ड, फोर्थ लिथोटमी विद हेड एलिवेट। तो जल्दी से बताइए, याद होना चाहिए आपको कि पीआईडी का केस है, रेस्टिंग पोजीशन कौन सी देंगे? फाउलर पोजीशन। सेकंड जो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि फाउलर पोजीशन देने से क्या होगा, इट फैसिलिटेट द लोकलाइजेशन ऑफ द इन्फेक्शन बाय पुलिंग एक्सुडेट इन द लोअर पेल्विस। अगर हम फाउलर पोजीशन देंगे क्लाइंट को, जो भी एक्सुडेट है, जो भी अंदर स्वेलिंग है ना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जो सारा का जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? लोअर पेल्विस के अंदर हमारा सारा जो है इकट्ठा हो जाएगा अगर हम फाउलर पोजीशन देते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1, 3, 4 दिस पोजीशन डज नॉट यूज ग्रेविटी टू प्रमोट द पुलिंग ऑफ एक्सुडेट इन द लोअर पेल्विस। करेक्ट है कि जो बाकी जो पोजीशन है, अगर हम सिम्स देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, लिथोटमी देते हैं, इससे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सुडेट है, जो भी वहाँ पे वो है बना हुआ इन्फेक्शन की वजह से जो पस है वो कहाँ, लोअर पेल्विस में इकट्ठा नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ फाउलर पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से लोअर पेल्विस के अंदर सारा का सारा एक्सुडेट पस जो फॉर्मेशन हुई है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thin older adult client is diagnosed with osteoporosis. What should the nurse include in the discharge plan for this client? First, encouragement of gradual weight gain. Second, monitoring for decreased urine calcium. Third, instructions relative to diet and exercise. Fourth, safety factors when using opioids and non-steroidal anti-inflammatory drugs. तो क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट किसका है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज क्या है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्चार्ज प्लान के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि क्लाइंट को बोलना है कि वेट गेन के लिए उसको एनकरेज करें, वेट गेन करना चाहिए। सेकंड में क्या है कि यूरिन जो कैल्शियम है उसको डिक्रीज यूरिन कैल्शियम को मॉनिटर करना है, कि यूरिन में कैल्शियम का जो लेवल है डिक्रीज हो उसके लिए मॉनिटर करना है। थर्ड, रिलेटिव डाइट एंड एक्सरसाइज के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है। फोर्थ, ओपियोइड्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के लिए जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं वो आपको अच्छे से बताने हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन है तो थर्ड पॉइंट, इंस्ट्रक्शंस रिलेटिव टू डाइट एंड एक्सरसाइज। ऑस्टियोपोरोसिस में डाइट सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्या है, ए डाइट हाई इन कैल्शियम एंड एक्सरसाइज विच हेल्प्स डिपॉजिट कैल्शियम इनटू बोन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में डाइट कैसे होनी चाहिए? हाई इन कैल्शियम। तो हाई कैल्शियम डाइट है वो क्लाइंट को हमें बतानी है, साथ साथ क्या एक्सरसाइज करनी है जिससे जो कैल्शियम का है वो डिपोजिशन कहाँ हो, बोन के ऊपर हो सके। फर्स्ट में क्या था, वेट गेन शुड बी डिस्करेज, हमें एनकरेज नहीं करना होता, डिस्करेज करना होता है टू लिमिट द स्ट्रेस ऑन द क्लाइंट बोन, ताकि क्लाइंट की जो बोन्स के ऊपर स्ट्रेस कम आ सके। मॉनिटरिंग फॉर डिक्रीज यूरिन कैल्शियम, डिक्रीज यूरिन कैल्शियम उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंक्रीज यूरिन कैल्शियम है उसको मॉनिटर करना है। अगर इट रिफ्लेक्ट्स द डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, अगर यूरिन कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्या किसको इंडिकेट करेगा कि बोन्स का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, जो डिपोजिशन है कैल्शियम का वो बोन्स पर नहीं हो रहा, उनका क्या हो रहा है, डीमिनरलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो हमारा ध्यान हमारा किस पे होना चाहिए, मॉनिटर में क्या करना है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज यूरिन कैल्शियम लेवल, ना कि डिक्रीज यूरिन कैल्शियम। और फोर्थ में क्या है कि जो ओपियोइड्स हैं हम नॉर्मली नहीं देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के क्लाइंट में, अदर जो एनाल्जेसिक हैं वो हम उसको दे सकते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड अ क्लाइंट टेल्स अ नर्स शी इज हैविंग अ लेग क्रैम्प्स, विच फूड शुड द नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू ईट। पोस्टपार्टम पीरियड में जो क्या कंप्लेंट है क्लाइंट की, लेग क्रैम्प्स की कंप्लेंट है।
तो नर्स को कौन सा ऐसा फूड है जो एनकरेज करना चाहिए क्लाइंट के लिए? फर्स्ट, लीवर एंड रेजिन्स, सेकंड, चीज़ एंड ब्रोकली, थर्ड, एग्स एंड लीन मीट्स, फोर्थ, होल व्हीट ब्रेड एंड सीरियल्स। तो आपको बताइए लेग जो क्रैम्प है किसकी वजह से होता है? लो कैल्शियम लेवल की वजह से। तो कैल्शियम रिच फूड कौन सा है यहाँ पे? चीज़ एंड ब्रोकली। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दी जो लेग क्रैम्प है इट मे बी रिलेटेड टू द लो कैल्शियम इनटेक। चीज़ एंड ब्रोकली बोथ हैव अ हाई कैल्शियम कंटेंट। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें हमारा सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। बाकी ऑप्शन में क्या है? दीज फूड्स आर रिकमेंड टू मेंटेन द क्वालिटी न्यूट्रिशन इनटेक, दे आर इनएडिक्वेट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। 10th है, what should the care of a newborn infant whose mother has had untreated syphilis since the second trimester of pregnancy include? एक न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उसको कौन सी जो स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी मदर कैसी है? अनट्रीटेड सिफिलिस क्या है? अनट्रीटेड है। और उसको कब से है? ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ही जो उस मदर को क्या हुआ है? सिफिलिस हुआ है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो कौन सी स्पेसिफिक केयर है न्यूबॉर्न इन्फेंट को प्रोवाइड करनी है? फर्स्ट, एग्जामिनिंग फॉर ए क्लेफ्ट पैलेट, सेकेंड, टेस्टिंग फॉर कंजेनाइटल सिफिलिस, थर्ड, assessing for muscle hypotonicity, fourth, observing for maculopapular lesion of the sole। तो बताना है कौन सा ऐसा जो इंटरवेंशन है, नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी, वो आपको क्या करनी है जैसे ही न्यूबॉर्न इन्फेंट आपके सामने प्रेजेंट है आफ्टर द डिलीवरी। तो फर्स्ट क्या होगा आपका? फर्स्ट जो प्रायोरिटी क्या होगी? सेकंड जो ऑप्शन है, टेस्टिंग फॉर कंजेनाइटल सिफिलिस, उसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर मदर को भी सिफिलिस है, वो भी क्या है? अनट्रीटेड सिफिलिस है फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, तो हमें बच्चे में भी कंजेनाइटल सिफिलिस को टेस्ट करना चाहिए। स्क्रीनिंग जो टेस्ट है बच्चे के लिए करने चाहिए। बाकी जो चीज़ है वो हम एग्जामिनेशन फॉर क्लेफ्ट पैलेट है, वो कब होता है? वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलता है बच्चे को। ठीक है। रीजनिंग में क्या है कि बिकॉज physical signs of congenital syphilis are difficult to detect at birth, the infant should be screened immediately to determine if treatment is necessary। कि जैसे बर्थ टाइम पे जो कंजेनाइटल सिफिलिस के फिजिकल साइंस हमें नहीं मिलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रीनिंग जो टेस्ट हैं वो हमें इमीजिएटली कैरी आउट करने पड़ेंगे, ताकि ट्रीटमेंट अगर बच्चे को चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड कर सकें। तो टेस्टिंग फॉर कंजेनाइटल सिफिलिस इसमें करेक्ट है। एग्जामिनेशन फॉर क्लेफ्ट पैलेट, फर्स्ट ऑप्शन में क्या था? दिस इज़ अ कंजेनाइटल डिफेक्ट दैट ऑकर्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये किस में होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। और जो मदर जो सिफिलिस है वो कब होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। जो Tropinoma pallidum does not affect a fetus before the 16th week of gestation। और थर्ड ऑप्शन में क्या था? असेसिंग फॉर मसल हाइपोटोनिसिटी। मसल हाइपोटोनिसिटी भी किसकी वजह? सिफिलिस की वजह से नहीं होती, किसकी वजह से होती है? डाउन सिंड्रोम, नॉट कंजेनाइटल सिफिलिस। दिस इज फाउंड इन चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम, नॉट कंजेनाइटल सिफिलिस। और फोर्थ में क्या है हमारा? ऑब्जर्विंग फॉर मैक्युलोपैपुलर लीजन ऑफ द सोल। This does not manifest in the infant with congenital syphilis until about 3 months of age। जब तक बच्चा 3 months का नहीं हो जाता तब तक इस तरह का कोई साइन है नहीं देखने को मिलता। मैक्युलोपैपुलर जो लीजन्स हैं सोल के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं वो कब देखने को मिलती हैं? आफ्टर द 3 months ऑफ एज। तो ड्यूरिंग बर्थ ऐसा कोई फिजिकल साइन नहीं देखने को मिलता ड्यू टू दी कंजेनाइटल सिफिलिस। हमें क्या करने पड़ेंगे? दूसरे जो टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट वो करने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलता है बच्चे को कंजेनाइटल सिफिलिस है कि नहीं है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो आज की वीडियो को हम यहीं भी स्टॉप करते हैं, फिर से मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू
सो मच।